Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones। मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक नया लेक्चर। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 10 and in the previous lectures from lecture 1 to lecture 9 of solid state physics हमने बेसिक से सॉलिड सीखना शुरू किया और बहुत कुछ सीखा है अब तक, और आज हम उसी को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे फोनोन्स की। हम आज सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन फोनोन्स एंड फोटोन्स। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर CSI NET, JRF, GET, IIT JAM, JAST, BRC, etc. Physics aspirants, and this video is also very useful for school lecturer, university entrance exams, Air Force, etc. Many national level exams. So friends and students, if you have already subscribed the channel, please come with me and learn new things, and if you did not subscribe yet, please do subscribe and press the bell icon to get fresh notifications। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसी मैटर की, किसी एटम की दो स्टेट्स होती हैं। Otherwise, the atom, a molecule or electron may be in ground state or it may be in excited state. जब हम ground state की बात करते हैं, properties of a solid can be measured by elastic scattering। जब हम ground state की बात करते हैं तो किसी भी solid की property को elastic scattering से मेजर कर सकते हैं। और इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग का बेसिक क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है। बेसिकली इलास्टिक स्कैटरिंग में चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू फेजेस और बिटवीन स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग डजंट हैपन, सो डेल्टा E इक्वल्स टू 0। यूजुअली इलास्टिक स्कैटरिंग में ये होता है। So in the ground state can be measured by elastic scattering. For example, what are the examples? The total charge density rho, which is measured by X-ray diffraction. And we will talk about excited state. So when a solid or particle is excited, then we can explain it by inelastic scattering, where the change in energy is not equals to 0. So properties of a solid can be defined by inelastic scattering. देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं कि कौन सा पार्टिकल या कौन सा क्वासी पार्टिकल कब जनरेट हो रहा है और उसके लिए ऑसिलेटिंग क्वांटिटी क्या है। तो एक टेबल यहाँ पर आपके लिए मैंने लाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन, फोटोन, फोनोन, प्लाज्मॉन, मैग्नॉन, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासी पार्टिकल्स आर देयर एंड देयर वेव्स एंड ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज आर आल्सो रिटन। So when we talk about phonon, because we will talk about phonon in this video lecture, so I have highlighted this one. So when we talk about phonon, its oscillating quantity is vibrational amplitude, which can be denoted by delta R. And when we will talk about photon, then its oscillating quantity is electromagnetic field. Electromagnetic waves propagate, and photon is the quanta of the wave oscillation. So this type of phenomena are taking place. So this is what excited state, and phonon we will get in excited state. So let's move further. What is phonon? फोनोन है क्या? तो पॉइंट बाय पॉइंट समझिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीडर द रेगुलर लैटिस ऑफ एटम्स इन अ यूनिफॉर्म सॉलिड मटेरियल। एक यूनिफॉर्म सॉलिड मटेरियल में रेगुलर लैटिस ऑफ एटम्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। देयर शुड बी एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशंस ऑफ दीज एटम्स। इन एटम्स के साथ वाइब्रेशंस होंगे जुड़े हुए, और उन वाइब्रेशंस की वजह से उस एटम की एनर्जी होगी। बट दे आर टाइड टुगेदर विद बॉन्ड्स। लेकिन वो क्योंकि लैटिस पॉइंट्स और एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हों, सो वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वाइब्रेशंस जो होंगे वो कलेक्टिव मोड्स में होंगे, मींस इन अ ग्रुप which propagate through the material. Such propagating lattice vibration can be considered to be sound waves. और ये जो कलेक्टिंग और कलेक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, ये साउंड वेव्स के जैसे माने जाएंगे। इनको हम अज्यूम करेंगे जैसे किसी सॉलिड में साउंड वेव चल रही है।
एंड देयर प्रोपगेशन स्पीड इज स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मटेरियल, और उनकी जो वेव्स की या जो कलेक्टिव मोड्स की प्रोपगेशन स्पीड होगी वही उस मटेरियल में साउंड की स्पीड भी होगी. सो द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर नॉट रिजिड, so act like spring because of vibration, and the quanta of lattice vibration are called phonons. The quanta of lattice vibration are called phonons. देखिए, जब आपने प्रीवियस क्लासेस में फोटोन के बारे में पढ़ा था तो फोटोन इज द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द मोशन ऑफ द वेव वी कैन डिनोट इन अ पार्टिकल. द क्वासी पार्टिकल विच वी एक्सप्लेन अबाउट इज फोटोन. बट इन द केस ऑफ सॉलिड्स देयर आर लैटिस वाइब्रेशंस, एंड लैटिस वाइब्रेशंस किसकी वजह से जनरेट होते हैं? उनके थर्मल प्रॉपर्टीज या थर्मल एक्साइटेशंस की वजह से. तो जो लैटिस वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं उन लैटिस वाइब्रेशन का क्वांटा ही एक फोनोन होता है. सो फोनोन इज अ क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे फोनोन्स के बारे में बहुत विस्तार से आज. सो द वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर क्वांटाइज्ड एंड ट्रीटेड एज क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. Quantum harmonic oscillators have equally spaced energy levels with separation delta E equals to h nu. So the oscillators can accept or lose energy only in discrete units of energy h nu. The evidence on the behavior of vibrational energy in periodic solids is that the collective vibrational modes can accept energy only in discrete amounts, and these quanta of energy have been labeled phonons. Like the photons of electromagnetic energy, they obey Bose-Einstein statistics. So these are some properties of phonons. What we want to say is कि quantum harmonic oscillators की जो energies हैं molecules में वो quantized होती हैं, और वो quantized energies को ही हम phonon बोल रहे हैं. और जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के जो अलग अलग लेवल्स हैं उनका जो एनर्जी सेपरेशन होता है वो इतना होता है दोस्तों. डेल्टा ई मींस द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ टू लेवल्स. एच न्यू होता है ये एनर्जी सेपरेशन जो होता है दो लेवल्स के बीच में. इसका मतलब ऑसिलेटर डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एच न्यू में एनर्जी ले सकता है और दे सकता है. मींस 1 एच न्यू एनर्जी ले ली, 10 एच न्यू एनर्जी ले ली, लाइक दैट. और जो क्वांटा हम यूज कर रहे हैं, कोई भी कलेक्टिव वाइब्रेशनल मोड की हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें, तो जो छोटी से छोटी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं उसी को हम फोनोन बोल रहे हैं. और जिस तरह फोटोन्स बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं उसी तरह फोनोन्स भी बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को ही फॉलो करते हैं. सो देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन photons and phonons. As you can see on your screen, phonons are the quanta of lattice vibrations, where the photons are the quanta of electromagnetic radiation. The energies of phonons are quantized, where the energies of photons are quantized as well. And some more differences are like one similarity is that both are the bosonic particles. That means both are following Bose-Einstein statistics. And see, phonons are generating due to thermal excitations, and photons are generating in normally electromagnetic radiation. So photons can generate usually, and phonons we make generate them by thermally exciting any solid. फोनोन्स बेसिकली हमने जब लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था तो हमने डाई एटॉमिक और मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस की बात करी थी. तब मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू मोड्स ऑफ वेव प्रोपगेशन इन सॉलिड्स. इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी हैव डिस्कस्ड इट इन वेरी ब्रीफली, लाइक अकाउस्टिक मोड एंड ऑप्टिक मोड. तो जो फोनोन्स हैं वो अकाउस्टिक मोड में जनरेट होते हैं. देयर आर टू मोड्स ना. एंड जब हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मोड नहीं है, दे आर जनरेटिंग नॉर्मली.
Basically, the energy of photon is E photon equals to h nu s upon lambda. Here nu s is the velocity of sound, vs is velocity of sound, and momentum of photon is h upon lambda. And here on the right side, E photon is hc upon lambda, and lambda is the order of approximately 10 to the power minus 6 meter, and p momentum of photon is h upon lambda. So basically these are some basic differences between phonons and photons. और आपने photons already पढ़ा हुआ है, तो जब आप compare करते हुए photons के साथ phonons को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे. विजुअलाइज करने की चीज है फ्रेंड्स, तो साथ साथ विजुअलाइज करते चलिए और सभी फैक्ट्स को दिमाग में भी रखना है. बेसिकली व्हाट आर phonons? Atomic vibrations in crystals. So what crystallic bonds are following? Crystallic bonds are, we are measuring like springs, so they are following Hooke's law. So from Hooke's law, vibrational frequency omega is proportional to under root f upon m, where f is force constant and m is mass. Test for photon effects by using isotopes with different masses. For example, in superconductivity, where electron pairs are formed by the electron phonon interaction. Now there are various phonon modes. आपकी स्क्रीन पर आपको लेफ्ट में कुछ फोनोन मोड्स और राइट में उनके डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, तो चलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से. नंबर 1 इज ट्रांसवर्स मोड. दिस इज अ फोनोन मोड वेयर डेल्टा आर इज एग्जैक्टली proportional to k. So what is k? K is the propagation constant and showing the direction of propagating the wave in solid, and delta are these modes of vibration of atoms or lattice points which you can show on your screen. So when delta R is perpendicular to K, the mode is transverse, and when delta R is parallel to K, the mode is longitudinal. In longitudinal mode, z axis is preferred, and in transverse mode we'll study about x and y axis. There are two more phonon modes, acoustic and optical. Acoustic mode is in phase, means same unit cell, which you can see in this diagram. Both are showing direction towards right. And optical mode is out of phase, one towards left and one towards right. You can see in the diagram. Third one is zone center and zone boundary. Zone center is in phase. Here is the different, and zone boundary is out of phase. The same as acoustic and optical mode. बस डिफरेंस इसमें इतना है कि ये दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है और यहाँ पर सेम लैटिस पॉइंट्स की बात हो रही है. So basically n atoms per unit cell equals to 3n phonon modes. n एटम पर यूनिट सेल होंगे तो हम उसमें फोनोन मोड कितने लिखेंगे? 3n फोनोन मोड्स लिखेंगे. और वो कौन कौन से होंगे? ये होंगे 1 to 3. ओके, सो दिस इज द ब्रीफ नॉलेज अबाउट. सो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्स मोड है, लॉन्गिट्यूडनल मोड है, तो वेव्स इसमें चलती हुई दिखती कैसे हैं? सो ट्रांसवर्स मोड, ऑप्टिक मोड की अगर हम बात करें तो द डायपोल इज ऑसिलेटिंग डायपोल होगा, और ट्रांसवर्स मोड में वेव कुछ ऐसी चलती हुई दिखेगी आपको. दिस इज ऑप्टिक मोड ऑल्सो. एंड इन अकॉस्टिक मोड कुछ चेंज होगा, अल्टरनेट में चलेगी ये वेव कुछ इस तरह. ठीक है, समझ गए? मैंने आपको बिफोर लास्ट वीडियो लेक्चर में ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी कि, तो वहां भी आप ये देख सकते हैं. सो बेसिकली फोनोन जो हैं वो स्कैटर होते हैं. और अब मैं बात करूंगी अबाउट फोनोन स्कैटरिंग. सो फोनोन स्कैटरिंग इज ऑफ टू टाइप्स. नॉर्मली फोनोन से फोनोन की स्कैटरिंग दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज नॉर्मल प्रोसेस, जिसको हम एन प्रोसेस भी बोलते हैं. सेकेंड वन इज अनक्लैप प्रोसेस, यू प्रोसेस, फ्लिप प्रोसेस, इसके बहुत सारे नाम है. सो बेसिकली यू प्रोसेस एंड एन प्रोसेस. सो फर्स्ट वन विल रीड एन प्रोसेस. दिस इज 3 फोनोन प्रोसेस, 2 फोनोन्स कंबाइंड टू फॉर्म अ थर्ड फोनोन. सिंपल डेफिनेशन है. नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स? 2 फोनोन्स आते हैं, टकराते हैं,
कंबाइन होते हैं, एक नया फोनोन जनरेट होता है। इस तरह की अगर प्रोसेस होती है तो एन प्रोसेस कहलाती है, नॉर्मल प्रोसेस कहलाती है। एंड इस प्रोसेस में टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। सो इन दिस प्रोसेस नो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड, हियर नो थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल रेजिस्टेंस नहीं होगा और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। देखिए ये दो फोनोन्स आए, द वेक्टर ऑफ फोनोन्स दे आर डिनोटिंग बाय k and they are generating a third phonon K3, and in mechanics we are showing the momentum by h cut k. So h cut k1 for k1, h cut k2 for k2 and h cut k3 for k3. Momentum is also conserved as well as energy is also conserved, and there is no thermal equilibrium stabilized. So RT equals to 0 and sigma equals to infinite. Thermal conductivity tends to infinite. Now what happens in U process, Clap process? If two phonons scatter to give a third phonon, but momentum and energy are not conserved, then for the conservation of momentum and energy, lattice must be involved. Hence this is a 4 photon process. This is basically a कंपैरेटिवली टिपिकल प्रोसेस देन टू एन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जब दो फोनोन मिले तीसरा फोनोन देने के लिए और उनकी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहा तो वो एन प्रोसेस हो गई, और अगर नहीं रहा तो क्या हुआ, तो उसको कंजर्व कराने के लिए लैटिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो जब लैटिस भी इन्वॉल्व होता है तो हमें क्या मिलती है, यू प्रोसेस मिलती है। इस तरह से ये 4 फोनोन प्रोसेस है। 2 फोनोन तो आए, एक लैटिस का फोनोन और एक जो नया फोनोन जनरेट हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज 4 फोनोन प्रोसेस। K1 plus K2 is forming K3 plus G, where G is the reciprocal lattice vector, and एनर्जी का ट्रांसफर होगा ऑब्वियसली। इन दिस प्रोसेस थर्मल इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड। इस प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, मीन्स जो थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी फाइनाइट होगी और थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो भी फाइनाइट होगी, मतलब हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। सो बेसिकली फोनोन स्कैटरिंग इज व्हाट गवर्न्स द थर्मल ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एंड सेमीकंडक्टर। इन इलास्टिक स्कैटरिंग द फोनोन फ्रीक्वेंसी बिफोर द स्कैटरिंग इवेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट आफ्टर द इवेंट। Normal process is that inside the first Brillouin zone what happens, normal process जो होती है वो first Brillouin zone के अंदर ही होती है, और जो U process होती है unclad process वो first Brillouin zone के बाहर होती है। ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, एक डायग्राम से शो करूंगी। So basically energy is conserving in N process, crystal momentum is conserving in N process. We are literally talking about N process now, and we will talk about U process now. So it is taking place outside the first Brillouin zone, and not the momentum conserve nor the energy is conserve, and 2 फोनोन्स आ रहे हैं, तीसरा फोनोन बना रहा है और लैटिस भी अपना जो है कंट्रीब्यूट दे रहा है। सो दिस इज यू प्रोसेस। देखिए एन प्रोसेस में क्या हुआ, 2 फोनोन्स आए, एक यहां से आया एक यहां से आया, टकराया, थर्ड फोनोन बन गया यहां। सो बेसिकली एन प्रोसेस फर्स्ट ब्रिलुइन जोन के अंदर ही हो गई पूरी। तो फर्स्ट ब्रिलुइन जोन में एन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट ब्रिलुइन जोन। अब यू प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक फोनोन यहां से आया एक फोनोन यहां से आया, टकराए, एनर्जी कंजर्व नहीं थी, मोमेंटम कंजर्व नहीं था, तो इस लैटिस ने भी अपना योगदान दिया, अपना एक फोनोन निकाला और जो नया फोनोन जनरेट हुआ वो इधर चला गया। फोनोन जनरेट कहां पे हुआ, जाके यहां पे, किसके बाहर, फर्स्ट ब्रिलुइन जोन के बाहर। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, यू प्रोसेस हो गई। ये भी मेजर डिफरेंस है बिटवीन एन एंड यू प्रोसेस, ध्यान रखिए। नाउ
Some major differences between N process versus U process: energy conservation in N process, conserved; U process, conserved; momentum conservation, N process, conserved; U process, not conserved; net momentum, not conserved; thermal conductivity, not dominant; U process is dominant; thermophysical role, N process distributing the photon energy and U process act as a direct resistance to heat flow. So thermophysical role क्या है इसको समझते हैं. देखिए थर्मोफिजिकल रोल का मतलब ये हो गया कि आपने जो थर्मल एक्साइटेशन करवाए, मतलब दो फोनोन्स आए और वो तीसरा फोनोन बना रहे हैं स्कैटरिंग के थ्रू, यानी नॉर्मल प्रोसेस होगी, तो जो एनर्जी है उसका क्या होगा, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी कंजर्व्ड मिलती है, एनर्जी क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो जब हम थर्मल एक्साइटेशन कर रहे हैं तो हमें फिजिकल क्या मिल रहा है, आंसर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फोटोन एनर्जी. दिस इज व्हाट द बेसिक बिहाइंड थर्मोफिजिकल रोल. एंड यू प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं या यू प्रोसेस करवा रहे हैं, दो फोनोन आए, टकराए, लैटिस ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया, एक नया फोनोन निकाला, एक नया फोनोन जनरेट हुआ. सो फिजिकली हम क्या देख रहे हैं कि जो फोटोन है, जो नया फोटोन जनरेट हो रहा है और जो नया फोनोन जनरेट हो रहा है और जो लैटिस का फोनोन है, they act as a direct resistance to heat flow. Okay, so these are some basic differences between N process and U process. So we will further talk about phonon scattering, which is 4 phonon and defect. So 4 phonon प्रोसेस कौन सी है फ्रेंड्स, U प्रोसेस जो हमारी वो 4 फोनोन स्कैटरिंग प्रोसेस है. सो 4 फोनोन स्कैटरिंग प्रोसेस को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे कि हुआ क्या होगा, यहाँ 2 3 4 फोनोन रखे हुए हैं, यहाँ एक फोनोन आया, ये इनसे टकराया, अब ये सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद को. ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 फोनोन गए हों और इस एक से टकराए हों, ठीक है, या सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है 1 और 2 फोटोन यहाँ आए, 3 और 4 फोटोन बन गए. सो दिस इज व्हाट 4 फोनोन स्कैटरिंग. इतने टाइप से हो सकती है, देख लीजिए. ओके, एंड the temperature dependence of gamma with 4 phonon scattering is gamma 4 is proportional to omega square t square. और जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना कंसीडर करेंगे, करा है हमने यहाँ, दैट इज 300 केल्विन टू 1000 केल्विन. एंड बेसिकली यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें आपको 4 अलग अलग प्रोसेस दिख रही है. इसको समझते हैं. चलिए, सबसे पहले फोटोन डिफेक्ट स्कैटरिंग. तो फोटोन डिफेक्ट स्कैटरिंग में क्या होता है, फोनोन डिफेक्ट स्कैटरिंग में क्या होता है कि फोनोन आया, बाउंड्री से टकराया, दिस इज फोनोन बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री स्कैटरिंग ऑल्सो, और वो फोनोन चला गया, लेकिन यहां एक डिफेक्ट जनरेट हो गया. समझ रहे हैं आप, फोनोन आएगा और आपकी सॉलिड की बाउंड्री से टकराएगा, ग्रेन बाउंड्री से टकराएगा और वहां पे डिफेक्ट जनरेट करेगा. ओके, और नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, फोनोन इज कमिंग, हियर इज सम इम्परफेक्शन, कुछ इम्परफेक्शन है, फोनोन आ रहा है, इम्परफेक्शन से टकरा रहा है और फोनोन नया जनरेट हो रहा है, या किसी इम्प्योर एटम से टकरा रहा है और फोनोन नया जनरेट हो रहा है. So these type of scattering is called phonon imperfection scattering या phonon impurity scattering. ठीक है, और इसी तरह से ये डायग्राम से मीन्स अलग अलग टाइप के क्रिस्टल के अगर इम्प्योरिटी आ गई बीच में या कोई डिफेक्ट आ गया, क्रिस्टल डिफेक्ट, तो किस तरह से फोनोन स्कैटरिंग जो है वो अपनी जगह लेती है. बेसिकली फोनोन और इलेक्ट्रॉन में अगर स्कैटरिंग हो तो क्या हो, तो वो मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ. Phonon electron scattering basically is dominant at high temperature, and scattering by acoustic phonon is essentially elastic. E acoustic is equal to E electron, that is negligible. Scattering by optical phonon is inelastic, which is called polar scattering. Energy conservation is taking place, momentum conservation is taking place when the phonon is coming to electron or they are scattering. ठीक है, फोनोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा है, ये सभी बातें तब लागू होंगी.
अब फोनोन स्कैटरिंग को हम अगर रामन स्कैटरिंग से रिलेट करें, रामन स्कैटरिंग आपने जरूर पढ़ा होगा इन योर ग्रेजुएशन लेवल स्पेसिफिकली। डॉक्टर सीवी रामन थे जिन्हें जो स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लाइंस उनकी उन्होंने बात करी थी, रामन प्रभाव उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल भी मिला। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और रामन स्कैटरिंग आपने जरूर सुना होगा। हम फोटोन स्कैटरिंग को या फोनोन स्कैटरिंग को रामन स्कैटरिंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं? आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा कि रामन स्कैटरिंग को फोटोन से हम डिनोट कर सकते हैं। मींस जो न्यू थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जो एक्सप्लेनेशन थी रामन इफेक्ट की, वो फोटोन को लेकर थी। बट दिस इज फोनोन स्कैटरिंग ऑल्सो। यहां फोनोन और फोटोन दोनों तरह की स्कैटरिंग काम आती है। फोनोन एंड फोटोन इन इलास्टिक स्कैटरिंग इज टेकिंग प्लेस कॉल्ड रामन स्कैटरिंग, एक्सरे स्कैटरिंग, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंड ब्रिलविन स्कैटरिंग। इन सभी में फोनोन एंड फोटोन इन इलास्टिक स्कैटरिंग इज टेकिंग प्लेस। When we are considering Stokes shift, means phonon is emitting. Here we can see h omega h cut omega s equals to h cut omega I minus h cut omega ph. Omega ph is the frequency of phonon. And when anti-Stokes shift we will talk about, then phonon is absorbing. And यहाँ पर simply plus का sign आ गया. Okay, where omega ph is again फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन। सो रामन स्कैटरिंग जो है उसमें फोटोन स्कैटरिंग के साथ साथ फोनोन स्कैटरिंग भी होती है। ये आप याद रखिए, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा था कि फोटोन स्कैटरिंग होती है, बट नो, देयर इंक्लूड्स फोनोन ऑल्सो। नाउ एज फोनोन्स आर नॉट कंजर्व्ड, they can be created and destroyed during collisions. Like energy of phonon is here and the momentum of crystal is here. What we are getting in 1D crystal, we are just ओमेगा एंड के का जो ग्राफ आ रहा था हमारा, उसको एच कट से मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जब हम फोनोन्स की बात कर रहे हैं, फोनोन्स की एनर्जी एंड फोनोन्स के मोमेंटम की बात कर रहे हैं, और हम उनके एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो डिस्पर्जन रिलेशन आते थे हमारे ओमेगा और के लिए लैटिस वाइब्रेशंस में, हमें सिंपली उन्हें एच कट से मल्टीप्लाई करना। और एच कट तो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्वांटिटीज तो वेरी करेंगी ही नहीं, बट हमारी फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। अब ये ओमेगा बन जाएगा एच कट ओमेगा, यानी ये बन जाएगा एनर्जी ऑफ फोनोन, और ये के बन जाएगा एच कट के, यानी ये बन जाएगा मोमेंटम ऑफ फोनोन और क्रिस्टल मोमेंटम। सो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये आपको अभी तक पता नहीं थी तो अब पता चल गई है। सो देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू रीड अबाउट। नाउ हम फोनोन्स को कैसे मेजर करें, किस तरह की प्रोसेसेस होती हैं जिनसे हम फोनोन्स को मेजर कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसेस मैं यहाँ पर आपके लिए ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। मेजरिंग फोनोन्स बाय इनएलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। इनएलास्टिक मींस डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, means energy is changing and change in energy taking place. So energy and momentum conservation is taking place. E equals to E naught minus E phonon, K equals to K naught minus K phonon plus GHKL. रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर है ये G। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग से हम फोनोन्स को मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसे, ब्रैग रिफ्लेक्शन मेक न्यूट्रॉन्स and X-rays monochromatic and we are using triple axis spectrometer। होता क्या है, यहाँ ये न्यूट्रॉन फोर्स है, मोनोक्रोमेटा रखा हुआ है, यहाँ पर आपका मोनोक्रोमेटा से एक मोनोक्रोमेटेड लाइट गई, ठीक है, न्यूरॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं या ये एक्सरेज हैं। यहाँ आपका सैंपल है, इस सैंपल से कुछ फोनोन्स निकलेंगे, ये हमारा एनालाइजर है, यहाँ पे हम इनको एनालाइज करवाएंगे और डिटेक्टर पे डिटेक्ट होंगे। ये फोनोन्स को मेजर करने का एक सबसे सिंपल एंड सबसे यूजफुल मेथड है। कुछ और मेथड्स भी हैं, लाइक मेजरिंग फोनोन्स बाय इनएलास्टिक फोटोन स्कैटरिंग। तो इनएलास्टिक फोटोन स्कैटरिंग से भी हम फोनोन्स को मेजर कर सकते हैं।
सम ऑफ द डायग्राम्स आर शोन हियर। और यहाँ पर ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स, ये रामन स्कैटरिंग वाला ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रामन स्कैटरिंग में जो प्रोसेस हो रही है वही आपको यहाँ शो हुई है, क्योंकि रामन स्कैटरिंग में भी फोनोन एंड फोटोन बोथ टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग वर टेकिंग प्लेस। सो दिस इज बेसिकली रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों से ही हम फोनोन्स को मेजर कर सकते हैं। और मेजरिंग फोनोन्स बाय इनएलास्टिक इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोमीटर, ईल्स भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इसके बारे में आप बहुत अच्छे से तब पढ़ेंगे जब आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी रिसर्च में द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज की बात करेंगे। तो फोनोन्स क्या है, कैसे जनरेट होते हैं, किस तरह से स्कैटर होते हैं, कौन सी प्रोसेसेस के थ्रू चलते हैं और किस तरह से हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। तो हमने ये सब सीखा आज फोनोन्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सेकेंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बट कीप स्टडीइंग हार्ड। थैंक यू।